हेलो एवरीवन। ये इसके पहले वाले वीडियो में आपका फोर्स, लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट यहाँ तक हुआ था। अब इसका प्रूफ देखते हैं कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का प्रूफ क्या होता है और कैसे आता है, कितना आता है। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का स्टेटमेंट आता है कि मैंने बताया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, दैट इज कॉल्ड द न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इतना क्लियर है। इसका प्रूफ देखते हैं क्या होता है। इसके प्रूफ में आपको पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, दैट इज कॉल्ड द चेंज ऑफ मोमेंटम। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, यानी जो फोर्स होता है, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को कैसे लिखते हैं? dp बाई dt, वेयर p क्या है? p दैट इज द मोमेंटम, दैट इज द मोमेंटम। एंड चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सो फाइनली फोर्स, फोर्स को स्मॉल f से लिखते हैं, स्मॉल f, दिस प्रोपोर्शनल dp, d दैट इज द चेंज, dp का मतलब चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम का मतलब कि फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम दैट इज द चेंज, दैट इज द फाइनल मोमेंटम, दैट इज द फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन dt। बातें क्लियर हैं? जो फोर्स है उसको मैंने f से लिखा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल d है तो मैंने d लिख लिया, बाई dt है तो बाई dt लिख लिया, और p दैट इज द मोमेंटम है तो मोमेंटम में कुछ फाइनल मोमेंटम होगा, कुछ इनिशियल मोमेंटम होगा, यानी p फाइनल माइनस p इनिशियल। ठीक है, इसको आप d को 2 मिनट के लिए हटाओ, क्योंकि dp का मतलब क्या कि dp का मतलब कि चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम में फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, जिसको मैंने pi लिखा हुआ है। क्लियर है? अब यहाँ पर प्रोपोर्शनली साइन, जहाँ पर भी प्रोपोर्शनली साइन होता है, जब भी प्रोपोर्शनली साइन को हटाते हैं, मतलब कि जब प्रोपोर्शनल साइन हटता है कि कोई एक कांस्टेंट टर्म आता है। ठीक है, इस वाले प्रोपोर्शनली साइन को भी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और यहाँ पर हम एक कांस्टेंट k यूज करेंगे। ठीक है, तो इसी चीज़ को लिख सकते हो आप, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाया, इक्वल लाया, और जब भी प्रोपोर्शनल इक्वल में आता है तो एक कोई कांस्टेंट लिखते हैं, जिसको मैंने यहाँ पर k लिखा, हमेशा ये काम करेंगे। तो यहाँ पर लिख लिया k d, यहाँ पर p फाइनल माइनस p इनिशियल अपॉन dt। इतना क्लियर है? अब क्या करेंगे कि आपका मोमेंटम p क्या है? मोमेंटम है, p मोमेंटम, एंड मोमेंटम इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ f, दिस इक्वल्स k p फाइनल माइनस p इनिशियल अपॉन dt। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि k p फाइनल माइनस p इनिशियल अपॉन dt, इसमें अगर p मोमेंटम है तो p दैट इज द मोमेंटम, एंड मोमेंटम इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। सपोज करो कि ये डस्टर है, ये इस तरीके से मूव करना स्टार्ट किया, तो जब मूव करना स्टार्ट करेगा तो ये जब चलना स्टार्ट करेगा तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी ना। जब ये डस्टर मूव करना स्टार्ट करेगा तो उसकी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी होगी, और ये डस्टर का मास, इस डस्टर का मास और इसकी इनिशियल वेलोसिटी दैट इज द मोमेंटम, एंड दैट्स मोमेंटम आर इनिशियल मोमेंटम। जब ये चलना स्टार्ट करेगा तो मोमेंटम कौन सा होगा? इनिशियल मोमेंटम होगा। जब ये कुछ टाइम के बाद यहाँ पर पहुँचा, किसी वेलोसिटी से पहुँचेगा, तो यहाँ की जो मोमेंटम होगा, दैट्स मोमेंटम आर कॉल्ड द फाइनल मोमेंटम होगा ना। जब वेलोसिटी v फाइनल, फाइनल वेलोसिटी को कैसे लिखते हैं? स्मॉल v। तो जब वेलोसिटी फाइनल हुआ तो मोमेंटम क्या मिला? फाइनल। और जब वेलोसिटी इनिशियल हुआ तो मोमेंटम क्या मिलेगा? इनिशियल। सो फाइनली
कि फाइनल मोमेंटम का मतलब प्रोडक्ट ऑफ द मास, ये डस्टर तो एक ही था ना, तो ये मास और इसकी वेलोसिटी दैट इज द फाइनल वेलोसिटी v माइनस m इनिशियल वेलोसिटी को u से लिखते हैं अपान dt को हमने t लिख लिया, यहाँ पर लिख लेंगे इफ t इक्वल्स dt। dt बहुत ही स्मॉल टाइम है, तो उसके t टाइम के लिए हम देखते हैं कि t टाइम के लिए अगर कोई बॉडी है, यहाँ से इसका मास m है, यहाँ पर वेलोसिटी u है, t टाइम के बाद ये मास m a से b पे आ गया, a से b, फिर यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी होगी ना, तो यहाँ पर लगने वाला जो फोर्स होगा F दिस इक्वल्स k mv माइनस mu बाई t। ठीक है, अब यहाँ पर m दोनों में कॉमन है, k m कॉमन कर लिया, v माइनस u बाई t। यहाँ पर हमने कुछ नहीं किया है, ये जो dt आपको दिख रहा है ये dt इक्वल्स किसके है, t के है, ये dt और t इक्वल है, तो dt की जगह पर आप t लिख सकते हो। फिर ये कितना होगा k और फाइनल मोमेंटम यानी m इंटू v, इनिशियल मोमेंटम का मतलब m इंटू u, और dt की जगह पर हमने t लिख लिया। इतना क्लियर है। अब क्या करेंगे, दिस इक्वल्स k m v माइनस u बाई t, दिस इक्वल्स k m है तो m, v माइनस u बाई t होता क्या है, v माइनस u बाई t दैट इज द एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन, यानी v माइनस u बाई t, दिस इक्वल्स स्मॉल a, यानी ये हो जाएगा k इंटू m इंटू a। इफ k इक्वल्स 1 हो जाए तो f किसके इक्वल आ जाएगा, ये सब f के इक्वल है। अगर k इक्वल्स 1 हो जाए तो f इक्वल्स m इंटू a, m इंटू a that is called the f applied force f, and according to the Newton's second law of motion, applied force always equals the product of mass of the substance and its acceleration। ठीक है, तो that is called the Newton's second law of motion। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन देखते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या चीज होता है, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट reaction। every action has equal and opposite reaction, that is called Newton's third law of motion, that is called Newton's third law of motion। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, जब आप दीवार पे अपना हाथ मारते हो तो चोट आपको लगती है। जब आप किसी सबस्टेंस पे अपना हाथ मारते हो या अपना सर मारते हो या आप किसी को पीटते हो तो चोट आपको लगती है, क्यों? According to the Newton's third law of motion, every action has equal and opposite reaction, means जितना फोर्स से आपने इस दीवार को मारा, ये दीवार भी आप पे उतना ही फोर्स लगाती है, एंड दैट इज कॉल्ड द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जो हमने इसको मारा दीवार पे, हम जो इस तरीके से मारे तो ये हमारा एक्शन हुआ, ये क्या हुआ, एक्शन।
लेकिन ये दीवार जो हमारे हैंड पे फोर्स लगाया इसको कहते हैं रिएक्शनल फोर्स। इसको कहते हैं क्या? रिएक्शनल फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये जो एक्शन और रिएक्शन होता है, जो एक्शन एंड रिएक्शन होता है, ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड में होते हैं और अपोजिट इन डायरेक्शन होता है। मीन्स जितना फोर्स से मैं इसको दीवार को मारूंगा, ये दीवार भी हमें उतना ही फोर्स से मारेगा। अंतर सिर्फ इतना है कि अगर मैं इसको इस डायरेक्शन में मेरा हैंड जा रहा है, मेरा फोर्स का डायरेक्शन अगर ये है, तो जो ये दीवार हम पे फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन ये होगा। इसके हमारे फोर्स के सीधा अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स होता है उसको कहते हो आप रिएक्शनल फोर्स। ठीक है, उसको कहते हो क्या? रिएक्शनल फोर्स। सपोज करो कि आप एक बॉल ले लो, ठीक है, बॉल को आप इस दीवार पे मारो। बॉल को जब दीवार पे आप फेंकोगे तो दीवार से टकरा के तुरंत आपके पास आता है, यानी आपने इस दीवार पे मारा, डेट्स मीनिंग कि ये आपका क्या हुआ? एक्शन। आपने इस पे कोई एक्शन करा कि बॉल लिया और इस दीवार पे आपने थ्रो करा, फेंका, लेकिन ये दीवार उसको क्या ये पॉसिबल है कि इसको और आगे फेंक दे? ये हमेशा फेंकेगा तो किधर? आपके तरफ। मीन्स आप जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या करेगा? फोर्स लगाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड द रिएक्शनल फोर्स। सो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो दैट इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। आपके चेयर पे बैठना, आपका मूव करना, आप नाव लेकर के नदी में जो चलते हो, तो आप जिस सबस्टेंस के थ्रू वाटर को दूसरे साइड डिस्प्लेस करते हो, तो वाटर भी आप पे उतना ही फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से आपका जो नाव है, आपका जो बोट है, वो आगे फॉरवर्ड हो पाता है। ठीक है, आप जब चलते हो, तो जब आप दौड़ते हो या चलते हो, तो आप अपने पैर से इस ग्राउंड को पीछे पुश कर रहे होते हो। ठीक है, जब आप चलते हो या फिर दौड़ते हो, तो जितने फोर्स से आप इस ग्राउंड को फोर्स करोगे, ये ग्राउंड भी आप पे उतना ही फोर्स लगाता है, और इसी रिएक्शनल फोर्स की वजह से आप फॉरवर्ड हो पाते हो, आगे चल पाते हो। लेकिन कभी कभी बरसात के मौसम में देखना कि जहाँ पे काई लग जाती है, जहाँ पे शैवाल्स आ जाते हैं, छोटे छोटे हरी हरी घासें जो होती हैं, अगर वो आ जाती हैं, तो वहाँ पे क्या होता है? चलना थोड़ा सा टफ हो जाता है। वहाँ पे थोड़ा सा चलना टफ हो जाता है, क्योंकि जब आप शैवाल्स आ जाते हैं बरसात के मौसम में, तो वहाँ पर जो रिएक्शनल फोर्स मिलना चाहिए, जो ग्राउंड को रिएक्शनल फोर्स आप पे अप्लाई करना चाहिए, वो एक्चुअली अप्लाई नहीं हो पाता। हम जहाँ पे फोर्स लगाते हैं, जहाँ से पुश करते हैं, वो स्लिप कर जाता है, और वहाँ पर रिएक्शनल नहीं मिलने की वजह से हम आगे फॉरवर्ड नहीं हो पाते, या फिर ये समझो कि हम गिर जाते हैं। तो रिएक्शनल फोर्स का बहुत सारा एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन के वजह से इसी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के वजह से रॉकेट का उड़ना, आपका चलना, बैठ पाना, ये सारी चीज़ें क्या हो पाती हैं? पॉसिबल हो पाती हैं। ठीक है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का एप्लीकेशन देख लेते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया का एप्लीकेशन सबसे पहले समझते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया का एप्लीकेशन है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इनर्शिया एवरी बॉडी रेसिस्ट टू चेंज इन पोजीशन। अगर कोई गाड़ी में आप बैठे हो, और गाड़ी में जिस बस में आप आते हो, सपोज करो कि बस से आप आ रहे हो, बहुत सारे लोग होंगे जो बस से आते हैं, तो ड्राइवर ऐसा नहीं है कि गाड़ी स्टार्ट किया और एक कांस्टेंट स्पीड से चलना स्टार्ट किया। जब ड्राइवर गाड़ी को स्टार्ट करता है, तो सपोज करो कि जैसे ही आप गाड़ी में बैठे हो, जैसे ही उसने गाड़ी को स्टार्ट करा, और गाड़ी को स्टार्ट करके जैसे ही आगे बढ़ाता है, आप सडनली पीछे की तरफ चले जाते हो। ऐसा क्यों? ड्यू टू द लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इनर्शिया, कि आप जिस बॉडी ऑलवेज रेसिस्ट टू चेंज इन पोजीशन, मीन्स बॉडी जिस पोजीशन में, हमेशा उसी पोजीशन में रहने के लिए ट्राई करती है। सपोज करो कि आप बस में बैठे हो, गाड़ी बिल्कुल रुकी हुई है, बस में बैठे, ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट किया, गाड़ी तो स्टार्ट हो गई, गाड़ी तो आगे बढ़ गई, लेकिन अभी भी आप क्या कोशिश करोगे? रेस्ट में रहना, मीन्स आप जहाँ पे हो वहीं पे रहना चाहोगे। गाड़ी पे बैठे हो तो आपका हाफ पार्ट तो गाड़ी के साथ साथ मूव में आ गया, लेकिन अपर पार्ट ये अभी भी क्या है? इन रेस्ट है, जिसकी वजह से आप पीछे चले जाते हो। ठीक है, सेकेंड कि सपोज करो कि गाड़ी चल रही है, सामने कुछ आ गया,
तो गाड़ी जब चल रही है तो गाड़ी के साथ साथ आप भी मूविंग फॉर्म में हो, मूवमेंट में हो। लेकिन जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक लगाया तो गाड़ी तो स्टॉप हो गई ना। जब गाड़ी में आप बैठे हो, गाड़ी चल रही है, ड्राइवर आगे कुछ है, सिग्नल है या कोई आ गया जिसकी वजह से ब्रेक लगाया। जब ब्रेक लगाया तो गाड़ी तो रेस्ट में हो गई, लेकिन अभी भी आपका ये हाफ पार्ट क्या है, अभी भी मूविंग फॉर्म में है ड्यू टू द लॉ ऑफ इनर्शिया। और लॉ ऑफ इनर्शिया की वजह से अभी भी मूवमेंट में है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा आगे की तरफ झुक जाते हो। ऐसा